नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रणक्षेत्र में आज बेहद खास मुद्दा आपके बीच लेकर आई हूं। ये चेहरा तो आप पहचानते ही होंगे। ये जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला देशद्रोही हैं? ये सवाल ऐसे समय में पूछा जा रहा है जब उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया, या यूं कहें कि एक ऐसा नाटक किया शहीदी दिवस के नाम पर, जिसने उमर अब्दुल्ला को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने दरअसल उनकी कब्र पर जाकर फातिया पढ़ा, जो इस देश के लिए सांप्रदायिक हिंसा की नींव रखने के जिम्मेदार माने जाते हैं, जिन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने की नींव रखी थी, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को अपना सब कुछ छोड़कर पलायन करने पर मजबूर किया था, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया था। दरअसल वही लोग उमर अब्दुल्ला की नजर में शहीद हैं। शहीदी दिवस के नाम पर 22 ऐसे उग्रवादियों का समर्थन, एक ऐसे देश विरोधियों का समर्थन जिनकी तुलना उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता सेनानियों से भी कर दी। 1931 की घटना है, अभी इसका जिक्र मैं आगे करूंगी, लेकिन 1931 की घटना का जिस तरह से जलियांवाला बाग से कंपेयर उमर अब्दुल्ला ने किया, उसके बाद से ही लोग पूछने लगे कि उमर अब्दुल्ला आखिर किसके साथ है, राष्ट्र के साथ या राष्ट्र विरोधियों के साथ। ये देश रणभूमि बना दिया इन्होंने, और आज का रणक्षेत्र भी इसीलिए इन्हीं उमर अब्दुल्ला के उस कदम पर हो रहा है, जो ना सिर्फ संविधान की दीवार फांदता है, बल्कि बलिदानियों के बलिदान का अपमान भी करता है। आपके सामने अब एक तस्वीर रखती हूं, जरा फ्लैश कीजिए तस्वीरें। उमर अब्दुल्ला बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। जा कह रहे हैं यह भी बताती हूं। यह है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बाउंड्री वॉल फांद रहे हैं भारत की आत्मा के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ और भारत की अखंडता के खिलाफ। उमर अब्दुल्ला का यह सजदा किसी श्रद्धा का प्रतीक नहीं है, किसी वीर बलिदानी के प्रति नहीं है। यह दरअसल अलगाववाद की पुनरावृत्ति है। ये वही कब्रें हैं जिन पर फूल नहीं सवाल उठने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कब्रों से निकला था खून खराबे का वो बीज जिसने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा था, जिसने भारत माता की छाती पर वार किया था, और अब उसी कब्रिस्तान में जाकर उमर अब्दुल्ला फातिया पढ़ते हैं। ऐसे में देश ये पूछ लेता है इनसे कि क्या ये 370 के खात्मे के बदले की साजिश तो नहीं है? क्या ये शहीद दिवस नहीं, गद्दारी दिवस नहीं है? क्या कांग्रेस और विपक्ष इस कब्र में राजनीति में साझेदार नहीं है? क्या उमर अब्दुल्ला का परिवार का जो डीएनए है अब भी उन लोगों के लिए धड़क रहा है जिन्होंने देश की अस्मिता पर प्रहार किया, हमारे मुकुट पर प्रहार किया, यानी कश्मीर और कश्मीर के अस्तित्व पर ही प्रहार कर दिया? ये भारत की धैर्य और संप्रभुता और अखंडता का क्या अपमान नहीं है, जिसे उमर अब्दुल्ला ने ये दीवार फांद कर रौंद दिया है? और ऐसे में सवाल यही है कि उमर अब्दुल्ला का ये प्रेम देशद्रोहियों के खिलाफ क्यों है? और अगर देशद्रोहियों के खिलाफ है तो क्या ये सीधे सीधे धारा 370 के खात्मे का बदला नहीं है? क्या कश्मीर को एक बार फिर से उसी अलगाववाद, उसी चरमपंथ में ढकेलने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है? कहा जाता है कि दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, लेकिन यहां पर शरीर हिंदुस्तान में है, लेकिन यह हरकत बताती है कि दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है। सवाल बड़े हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज के अतिथि भी जुड़ने लगे हैं। कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन उमर अब्दुल्ला की यह हरकत किस तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार मानी जा रही है, आइए चंद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और फिर आज की चर्चा की शुरुआत। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक
और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। ये क्या यौम शोदा की डिमांड कर रहे हैं? आपने असेंबली में भी देखा होगा, उस टाइम पे भी उमर साहब यौम शोदा की छुट्टी की डिमांड कर रहे थे। ये नहीं जानते यौम शोदा में जो लोग मारे गए थे वो कौन थे? किस तरीके से ये कहते हैं कि वो लोग शहीद थे? शहीद हुमायूं था। शहीद वो लोग होते हैं जो देश के नाम पे मरते हैं, वो लोग नहीं जिनकी वजह से वहां से कश्मीरी पंडितों ने माइग्रेट किया था। यौम शोदा में जिन लोगों को ये छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का सरेआम कत्ल किया था। उमर अब्दुल्ला का साथ जो किया, ये क्यों नहीं जा सकेगा? जो शहीद है उनका वहां फूल नहीं देना है, श्रद्धा नहीं जनाएंगे। तो जिस तरह उमर अब्दुल्ला को रोका गया, ये तो डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। उमर अब्दुल्ला खुद मुख्यमंत्री, तो ऐसे रोप लगाते ठीक नहीं लगता। वे खुद एक्शन ले सकते हैं। वो लोग जो कश्मीरी पंडित समाज के लोग थे, या वो भी जो लोग भी जो देशभक्त लोग वहां पर उस वक्त मारे गए थे, उनके बारे में ये लोग क्यों नहीं बोलते? उनके बारे में बोला जा रहा है जो विद्रोही थे और महाराजा धीराज के विरुद्ध जो थे वो खड़े हुए थे। आप ये मानकर चलिए कि जो भी पुलिस ने किया है अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत किया है। मैं भी ऐसी परिस्थितियों में अगर कुछ करता तो डेफिनेटली पुलिस मुझे भी रोकती, और अगर पुलिस ने उन्हें रोका है तो वो गलत नहीं किया। दो चीज़ें हैं मैं आज भी जरूर कहना चाहूँगा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के प्रति क्या सरकार का रवैया कैसा है। एक प्रजातांत्रिक मूल्यों का भी हनन है और साथ ही साथ मानवाधिकार का भी। मैं इसलिए कहूँगा कि लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, लेकिन जिसे कहा जाए, आज भी कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र पे क्या सत्ता हावी हो जाएगा? क्या सत्ता के द्वारा हम इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं? महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए हमने कहा कि उन चीज़ों को एक संसदीय परंपरा, जिसे मैं संसदीय परंपरा इसलिए कर रहा हूँ कि एक लोकतांत्रिक पद्धति होती है, उसके मूल्य है, उसका पालन करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक बात तो ये तय है कि जम्मू कश्मीर की जो राजनीति, विशेषकर दो परिवारों की, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, जो यहाँ पर नौजवानों के उस खून से ये राजनीति करते थे, पिछले 5-7 सालों से जो शांति आई है, पुनः ऐसा करना चाहते हैं। और इस प्रकार की हरकतें करके जब वो वीडियो वायरल होगा, उसमें एक गरीब का बेटा पत्थर लेके सड़क पे आएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर अगर पुलिस से लड़ाई कर रहा है तो प्रोवोक होके वहाँ का लड़का भी पत्थर लेके सड़क पे आएगा, गोली चलेगी, खून की होली होगी और ये राजनीति करेंगे। और कानून का उल्लंघन करने की जिम्मेदारी या वो कहते हैं कि ठिकरा किसी और के ऊपर फोड़ते हैं, उमर अब्दुल्ला के ऊपर फोड़ते हैं। एक चीफ मिनिस्टर को आपने बिना वजह हाउस अरेस्ट करा है। भाई, किस तरह का लोकतंत्र रह गया हमारे देश के अंदर। तो यौम शोदा यानी शहीदी दिवस उनके लिए जिनकी वजह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, जिनकी वजह से कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, जिनकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा की नींव रखी गई, इस्लामिक कट्टरपंथ की शुरुआत हुई, उन्हीं का समर्थन, उन्हीं का शहीदी दिवस। ये क्या कहना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला? ये किस बात का संकेत है? उमर अब्दुल्ला राष्ट्र की बात करते हैं या राष्ट्र विरोधियों की? आज इसी पर होने वाली है चर्चा, और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आज का पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुका है। ये बिना समय गवाए स्वागत करते हैं हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अहमद अयाज साहब भी हैं, आपका बहुत स्वागत। और जाने माने देश की इतिहासकार हैं नीरा मिश्रा जी हैं, नीरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ जाएंगे, लेकिन अहमद अयाज साहब शुरुआत आज आपके साथ करती हूं। ये जो उमर अब्दुल्ला ने किया, अब ये दीवार संविधान की लांगी गई, लोकतंत्र की लांगी गई, ये अलग विषय है, लेकिन सवाल ये है कि दीवार किनके लिए लांगी गई? जिनके लिए लांगी गई, क्या उन्हें राष्ट्रवादी कहेंगे या राष्ट्रद्रोही कहेंगे? अहमद अयाज साहब, थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा हल्का सा। ये कि जिनको आप देशद्रोही कहोगे या कुछ और नाम दोगे,
जानना पड़ेगा कि असल में हकीकत क्या है। कि जब ये वाक़ा हुआ है 1931 में, उस वक्त हिंदुस्तान भी आज़ाद नहीं हुआ था, तो कश्मीर एक अलग रियासत थी, एक अलग रीजन था, और ये एक शख्सी हुकूमत के अंडर काम कर रहा था। तो तब यहाँ के लोग जो है, कश्मीर के लोग हैं, वो शख्सी राज के खिलाफ कुछ इश्यूज लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो प्रोटेस्ट करते करते एक ऐसे शख्स जो उसमें प्रोटेस्ट कर रहा था, उसको अरेस्ट करके उसकी सुनवाई हुई सेंट्रल जेल के पास, और उसी दौरान लोग वहां जमा हो गए उसके सपोर्ट में। तो जब नमाज का टाइम आया तो एक आदमी ने अजान दी। अजान हमारे नमाज के लिए, मुसलमानों की नमाज के लिए अजान होती है। जब वो अजान देने के लिए उठा तो उसको गोली मार दी गई। तो उसके चलते 21 और लोग मारे गए उस टाइम। तो वही एक वजह बन गया कि ये जो इंसिडेंट उस टाइम हुआ, तो ये एक हिस्टोरिकल इशू बन गया कश्मीर के लिए। तो इसको अगर हम ये देखेंगे, हिंदुस्तान के साथ उस वक्त कोई इशू था, ऐसा कोई मसला नहीं था कि जहां हम ये कहेंगे कि वो एक शख्सी राज, एक जैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, ऐसे उस वक्त जम्मू कश्मीर ने वो शख्सी राज, एक इंडिविजुअल के खिलाफ जो रूल कर रहा था, उसके खिलाफ कहना था यही कि यहाँ एक जमहूरियत बहाल हो, जमहूरी निज़ाम में हम काम करें, लोग खुद अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करें। वो एक इशू लेकर, ऐसे इश्यूज लेकर मसला खड़ा हो गया। तो ऐसे में उस इशू को लेकर हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे गवर्नमेंट में या पोजीशन में, जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को इस जगह पर, उसको मज़ार शोहदा कहते हैं हम इस जगह को, जहां मज़ार शोहदा ही नहीं है बल्कि वहां एक और मास्क भी है उस एरिया में, और उसमें एक श्राइन भी है। तो इस मज़ार शोहदा में 13 जुलाई को सब पॉलिटिकल पार्टीज अपना श्रद्धांजलि कहिए जैसे भी, तो वो देने के लिए जा रहे थे। तो अब चूंकि 2019 के बाद 370 एब्रोगेट हो गया, ये रिऑर्गेनाइजेशन हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई, हालात पॉलिटिकली चेंज हो गए, तो उसी को चलते जब अभी नई गवर्नमेंट बन गई तो उनका यही पहले था कि ये जो छुट्टी 13 जुलाई को। दो सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि बहुत धीरता के साथ, बहुत धैर्य के साथ मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आपने कहा कि ये तो उस समय जो हरि सिंह जी का राज था उसके अगेंस्ट ये एक आवाज बुलंद की गई थी, लेकिन आवाज जब बुलंद हो रही थी तो फिर उसमें माइनॉरिटीज का कत्ल क्यों हो रहा था? क्यों ऐसा हो रहा था कि जो हिंदुओं की दुकानें थी वो लूटी गई? ये भी इतिहास में है। क्यों ऐसा हुआ कि जो सांप्रदायिक हिंसा की नींव थी वो उस वक्त रखी गई थी? ये वही लोग थे ना जो रह तो रहे थे भारत में, लेकिन इनका दिल बाद में भी, इनके ही लोगों का दिल धड़क रहा था ना पाकिस्तान के लिए, और आज भी यही हो रहा है। तो फिर इनको अपना कैसे कहा जा सकता है? और क्या इनकी कब्र पर जाकर यौम शोहदा को फिर से मनाना क्या सीधे सीधे धारा 370 के खात्मे को चैलेंज नहीं है? क्या ये कश्मीर वासियों के लिए चैलेंज नहीं है? उस वक्त ऐसा कोई सामने कोई बात नहीं आई कि ये पाकिस्तान के हक में कोई बात थी या हिंदू के खिलाफ कोई ऐसी बात थी। वो रूलर के खिलाफ थी। वो आप बदकिस्मती, वो रूलर हिंदू था, दैट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो रूलर के खिलाफ थी। हैदराबाद में निजाम मुस्लिम हो सकता है हिंदू बहुल इलाके में, तो यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके में अगर हिंदू राजा थे तो ये अनफॉर्चुनेट क्यों है? ये अनफॉर्चुनेट आपने क्यों कहा? नहीं, एक इस बात को समझना पड़ेगा कि वो हिंदू और मुस्लिम का मसला नहीं था। वो एक शख्सी रूलर के खिलाफ, एक शख्स जो था रूल कर रहा था, जिसको बादशाह कहेंगे, बादशाह चला रहा था। तो राजा, लोगों ने उसको राजा बिल्कुल राजा था। तो ये लड़ाई मतलब राजा के खिलाफ थी, प्लीज, यानी हिंदू डायनेस्टी के खिलाफ थी। वही तो मैं आपसे पूछ रही थी, यही मैं बात समझना चाह रही थी, और इसीलिए तो मैंने कहा कि देखिए हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं। आपने जो कहा सर, हाँ ठीक है, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आपको पूरा मौका दे रही हूं। हाँ बोल लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। वो राजा के खिलाफ था कि लोग चाहते कि यहाँ हमारा अपना निजाम हो, जमहूरी निजाम हो, लोग इलेक्शन के जरिए, वोट के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए तो वो हुकूमत करें, न कि एक राजा हुकूमत करे। बहुत सफाई से घुमा दिया। दरअसल वो लोग ये चाहते थे कि मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम ही राजा हो, मुस्लिम ही शासक हो। तो ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था ना, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके बताने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। रावल साहब, आपका भी स्वागत है। बस मैं चंद सेकंड्स में आपके पास आ रही हूँ, लेकिन नीरा मिश्रा जी, क्योंकि हिस्टोरियन है और नीरा मिश्रा जी ज्यादा और बेहतर इस चीज को बता पाएंगी। नीरा जी, मेरा सवाल बड़ा साधारण है। दीवार फांदी गई नहीं फांदी गई, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि दीवार किनके लिए फांदी गई है।
वो राष्ट्र विरोधी थे या नहीं थे? क्या वो कश्मीरी हिंदुओं के, कश्मीरी पंडितों के पलायन, उनके नरसंहार के जिम्मेदार आगे जाकर बने या नहीं बने? सवाल ये है। और जैसा कि आपने अभी अहमद साहब को भी सुना होगा, वो कह रहे थे कि अरे ये तो लड़ाई ही दूसरी थी जिसे दूसरा रूप दे दिया गया। नीरा मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि ये एक चीफ मिनिस्टर अपने ही स्टेट के कानून के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है तो पुलिस वाले का हक बनता है कि वो उनको रोके। एक पहली बात तो ये हो गई। हमारे यहाँ ये जो आप अभी डिस्क्राइब करा गया कि ये एक राजा के खिलाफ थी, भाई उस राजा के खिलाफ क्यों थी, किस बात के लिए थी? क्योंकि आपने सही कहा, क्योंकि वो हिंदू राजा था। तो ये जो मानसिकता थी, आप इसकी टाइमिंग देखिए, इसकी टाइमिंग पाकिस्तान में मुनीर साहब बैठ के कुछ बयाने दे रहे हैं और यहाँ उसी समय एक सोए हुए मुद्दे को फिर से उठाया जा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे देश के एक प्रांत के चीफ मिनिस्टर देशद्रोही कार्य कर रहे हैं। उनको बचाने की, उनकी वाहवाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगे चल के हमारे इस देश के न सिर्फ विभाजन के लिए बल्कि यहाँ के बहुसंख्यकों के हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। ये क्या एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर की कार्य क्षेत्र है? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पूरा मुद्दा है, हमको ये समझना होगा, हमारे चीफ मिनिस्टर को ये समझना होगा कि क्या ये राष्ट्र के प्रति समर्पित है, क्या ये राष्ट्रद्रोही के प्रति समर्पित है? क्या ये आवाज पाकिस्तान से जब उठती है उसको यहाँ पे और हवा देने के लिए अपने कार्य करेंगे कि या अपने देश के प्रगति के लिए, हर शख्स के, हर लोग के प्रगति के लिए कार्य करेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये भड़काने वाली बात हो रही है। बिल्कुल। और ये एक अन्याय बात। हाँ जी, उससे भी बड़ा मुद्दा ये है, मैं आप ही की बात को, आप ही के पॉइंट को आगे ले जाते हुए सुनील स्वामी जी आपके पास आ रही हूँ, कि उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि यौम-ए-शुहदा तो मनाया जाता है, वो 22 मतलब शहीद और पता नहीं क्या कहा जाता है, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के लिए कभी इतना रोया गया? क्या उनकी याद में कोई दिन मनाया गया? क्या उनके लिए एक आंसू बहाया गया? क्या उनको कभी नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई? कहीं नजर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर भी वही सिलेक्टिव अप्रोच जो पहले था सोच में, वो आज भी है, कोई बदलाव नहीं है। सुरेंद्र स्वामी जी। बिल्कुल 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 ठीक है। हाँ नीरज जी, ये प्रश्न मेरा सुरेंद्र जी से है। बिल्कुल सुरेंद्र स्वामी जी प्लीज। रावल साहब इसके बाद आपके पास। आपने सही मुद्दा उठाया है और ठीक बात कही है। देखिए, ये इस कंट्री की एक सिविलाइजेशनल वॉर है और जो कश्मीर में है वही बंगाल में है, वही बिहार में है, वही सब जगह आपको वही ट्रेंड मिलेगा। ट्रेंड एक ही है कि आपको गजवाए हिंद के लिए काम कर रहे हैं कुछ रेडिकल लोग। अब उमर अब्दुल्ला की ये परेशानी है कि पहलगाम हमले के बाद ये बात खुल के सामने आ गई कि वहां पे एक रेडिकल ग्रुप है जो इनको सपोर्ट करता रहा, इनको अपने घर में रखता रहा, इनको छिपाता रहा। अब उनकी तो सारी राजनीति इन्हीं के वोट पर है। तो वहां पर उसी को दिखाने के लिए, उनके साथ खुद को खड़ा होने के लिए, खुद को एक रेडिकल इस्लामिस्ट करने के लिए इनको खड़ा होना पड़ा। अब अगर आप इसको देखें भाई, 1931 में एक बात हुई, वो राजाशाही चली गई जिस राजा के खिलाफ आप लड़े थे। उसके बाद प्रजातंत्र आ गया, कितना कुछ बदल गया कश्मीर में। अब तो कश्मीर राज्य भी नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में जब 2019 में ये बंद कर दिया गया था कार्यक्रम जो ये लोग हर साल करते रहे, तो फिर उसके बाद एक मुख्यमंत्री को जाने की क्या जरूरत, और वो भी दीवार फांद के, रेलिंग फांद के जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत यही थी कि रेडिकल जो इस्लामिस्ट हैं उनको एक मैसेज देना था कि भाई आप मुझे अलग मत समझना, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ये है वो है, लेकिन मैं आप ही लोगों के साथ हूँ और मैं इन लोगों को भूला नहीं हूँ। और मेरी सरकार आई है तो मैंने फिर से इसको वापस से रिवाइज किया है। अब आप कहेंगे कि भाई जो कश्मीरी पंडितों को जो नरसंहार हुआ तो उसको क्यों नहीं मनाते? उसको कैसे मनाएंगे? ये आप इनसे कैसे उम्मीद करेंगी कि ये उसको मनाएंगे?
जिस देश में शाहीन बाग बन सकता है, जिस देश में सीए जैसे कानून के खिलाफ जिस तरह का गदर मच सकता है, एनआरसी को जहां लोग लाने देने की सरकार की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, वहां पे कश्मीर तो इनका अपना गढ़ है, तो वहां पर अगर रेडिकल इस्लाम नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? बिल्कुल। और तो ऐसे यही कारण है, जी जी, और यही बिल्कुल कारण इसी है में कि इन्होंने उस रेडिकल इस्लाम के लोगों को एक मैसेज दिया है कि भाई मुझे अलग मत समझो, मैं भी आप में से हूं और आप ही के साथ खड़ा हूं, मैं भी आप में से हूं, आप ही के साथ खड़ा हूं। लेकिन रावल साहब, ये चैलेंज जो है सीधे तौर पर धारा 370 के खत्म होने के बाद जिस तरीके से कश्मीर की बयार बदल चुकी है, वहां पर लोग मेन स्ट्रीम में हमने देखा कि वहां के युवा अब सेना में जा रहे हैं। प्रोफेसर विधु रावल से मेरा ये सवाल है कि आपको लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद और अभी बीते दिनों जिस तरीके से कश्मीर में विकास की जो पटरी पर रफ्तार दौड़ी है, ये सब कुछ देखने के बाद क्या उमर अब्दुल्ला को लग गया कि अरे अब तो ये गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि कहीं वोट बैंक खिसक ना जाए? और ये सीधे सीधे क्या धारा 370 के खात्मे को चैलेंज नहीं है? राहुल साहब। लावनी जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे साथी पैनलिस्ट जो हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ ये कहते हैं कि उन्होंने देश के संसाधनों को लूट लिया, उन्होंने एक सत्ता मतलब एक मोनार्किज्म सिस्टम जो है यानी डेमोक्रेसी को डिफीट किया। उनके बहुत सारे अलग अलग शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अत्याचार भारतीयों के साथ इस गांधी खानदान ने किया, नेहरू गांधी खानदान ने किया, वो हिंदुस्तान का इतिहास जिस प्रकार से बदला गया है, हिंदुस्तान के इतिहास को छुपाकर जबरदस्ती के कुछ लोग नायक बना दिए गए और जबरदस्ती के कुछ लोग खलनायक बना दिए गए। ये 1931 की जो घटना है, ये इसका एक बड़ा शानदार उदाहरण है। देखिए, अभी मुझसे पहले एक पैनलिस्ट बोल रहे थे, अहमद अयाज साहब जो हैं, आपने उनको इतिहासकार के तौर पर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सारा देश तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था और कश्मीर जो है क्योंकि एक रियासत थी वो जो है अपने निजाम के खिलाफ लड़ रही थी। देखिए कितना सुंदर झूठ बोल गए ये हमारे बीच में बैठकर, कितना सुंदर। और ये कांग्रेसियों ने इनको पोषित किया, इनको पाल पोस कर बड़ा के झूठ को किस प्रकार से कि ये कहते हैं, क्या पटियाला रियासत नहीं थी? कश्मीर रियासत थी तो क्या पटियाला रियासत नहीं थी? जब पटियाला रियासत के सरदार भगत सिंह जो हैं, जिस साल 23 मार्च 1931 को जब फांसी के फंदा झूल रहे थे, उस समय कश्मीर के अंदर जो रियासत थी, उस रियासत के अंदर हल्ला किस बात का था कि किसी अब्दुल कादिर नाम के एक सैनिक ने विद्रोह किया कि कहीं उसने झूठ बोला, बाद में मुकदमा अगर पढ़े तो झूठ बोला उसने कि कुरान की बेअदबी हो गई, और इसलिए उस कुरान की बेअदबी का एक झूठ के सामने हजारों की संख्या में टोपीधारी लोग जो हैं, ऊंचा कुर्ता पहनने वाले जो लोग हैं, वो वहां पर इकट्ठे हो गए सेंट्रल जेल के सामने। और उसके बाद एक और झूठ अभी हमने सुना कि अजान की कॉल दी गई। अजान की कॉल नहीं दी गई। ये जो 22 लोग जो मरने की बात ये कहते हैं, अहमद अयाज साहब, उनको गोलियां कहां लगी थी? सेंट्रल जेल के सामने लगी थी या मेन चौक पर लगी थी? बाजार में लगी थी। जब वो बाजार के अंदर हुड़दंग मचाना शुरू कर चुके थे, जब वो बाजार के अंदर लूटपाट करना शुरू कर चुके थे, उसके बाद जाकर वो जो डोगरी सेना है उसने मासूमों की जान बचाते हुए गोलियां चलाई थी। और वो जंग किसके खिलाफ थी? देखिए, दोनों बार, लावनी जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, बात को परिप्रेक्ष्य समझ आ जाएगा दर्शकों को। आपकी जंग जो है 1919 में जो खिलाफत आंदोलन होता है, वो खिलाफत आंदोलन हिंदुस्तान का मुसलमान करता है, लेकिन करता किसके लिए? दूर समुद्र पार तुर्की वालों के लिए। जब भारत के अंदर पूरा हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेजों से आजाद होने की लड़ाई लड़ रहा था, तो 17 मई 1946 को शेख अब्दुल्ला क्या कहते हैं, और मैं पढ़कर सुना देता हूं, केवल 2 लाइनें उनकी पढ़कर। वो जो अभी यहां सुन रहे थे ना हम, अभी बड़ी बड़ी बातें कि वो तो अभी सुना हमने, अयाज साहब कह रहे थे वो तो निजाम के खिलाफ लड़ रहे थे। वो कहते हैं 17 मई को खड़े होकर श्रीनगर में, अयाज साहब सुनिएगा जरा, वो अयाज साहब को काउंटर से के लिए सामने कर लीजिए। डोगरों के ऊपर अब कार्रवाई करने का समय आ गया है, आपको लड़ना होगा और सैनिक की तरह जिहाद के मैदान में उतरना होगा। हर पुरुष, महिला, बच्चा कश्मीर छोड़ो का नारा लगाएगा। कश्मीरी राष्ट्र को अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। मैंने ये ट्रांसलेट किया हिंदी से इंग्लिश में, मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं।
कि क्विट कश्मीर का नारा था, और क्विट किसने? डोगराज शुड क्विट कश्मीर, सिर्फ राजा हरि सिंह ने नहीं करना था। और मैं एक अंतिम बात कहकर अपनी बात पूरी करता हूं। जस्टिस मेहरचंद प्रधान, खत्म कर रहा हूं, बस अंतिम वाक्य है मेरा। जस्टिस मेहरचंद महाजन जो हैं, प्रधानमंत्री हुए कश्मीर के, उनकी पुस्तक है लुकिंग बैक। उन्होंने बताया कि एक्सेशन से पहले 3 बार मोहम्मद अली जिन्ना श्रीनगर आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शेख अब्दुल्ला से नहीं बनती, मेरी शेख अब्दुल्ला से नहीं बनती, तुम पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ। अब्दुल्ला नेहरू का दोस्त है। नेहरू ने बार बार 15 अगस्त से पहले और 15 अगस्त के बाद लगातार इस देश को धोखा दिया और कश्मीर का विलय नहीं होने दिया। विलय के अंदर सबसे बड़ा जो रुकावट, और बाद में आज इतिहास क्या पढ़ाया जाता है, खत्म करो लावनी जी, अत्याचार को जाने दीजिए दर्शकों तक। इतिहास में क्या कहते हैं कि राजा हरि सिंह विलय नहीं चाहते थे, वो कश्मीर को आजाद करना चाहते थे। राजा हरि सिंह की अगर ऐसी मानसिकता होती तो जिन्ना के साथ 3 बार श्रीनगर में मिल लिए होते, लेकिन नहीं मिले। लेकिन नहीं मिले, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको दबाया गया। लेकिन यहाँ पर ठीक है अहमद एयाज साहब, मैं काउंटर आंसर आपका जरूर लूंगी रावल साहब ने जो कहा है, लेकिन हमारे साथ रतन तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। रतन जी आपका भी स्वागत है, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन अहमद एयाज जी पहले आपको मौका दे रही हूँ काउंटर आंसर करने का। आपने जो हिस्ट्री बताई वो बहुत फर्क नजर आती है जो बातें अभी विदु रावल साहब ने बताई। अब तो आपको क्लियर हो गया ना कि लड़ाई राजा के खिलाफ थी या लड़ाई वहां के कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ थी। हमने हिस्ट्री से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 1931 का मामला है। शायद हम में से जो भी यहाँ बैठे हैं कोई भी शायद उस वक्त इसका चश्मदीद गवाह नहीं है, इसलिए हिस्ट्री पर भरोसा करना पड़ेगा। कौन सी हिस्ट्री पर सर? कौन वाली हिस्ट्री पर जो बनाई गई, के मामले में जो बनाई गई, जो अभी भी छिपी हुई है? I don't know that. I know नहीं, हमें इस पर भी चर्चा जरूर करनी चाहिए। मैंने बहुत बार आपसे ये नवीन किया कि देखिए ये सवाल आप जो कर रहे हो ना, मैं जवाब दूंगा, लेकिन सवाल का जवाब तो देने का मौका तो देना चाहिए। नहीं तो दीजिए काउंटर आंसर कीजिए, बोलिए। हिस्ट्री जो है, आप कोई भी हिस्ट्री लीजिए कहीं भी, वो उस वक्त जो इन्होंने कहा, ये वो 31 में कश्मीर अंग्रेजों के साथ नहीं था, अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, ना कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था। इसलिए कश्मीर एक इंडिपेंडेंट होने के नाते इंडिपेंडेंटली डोगरा रूलर के खिलाफ लड़ रहा था। एक वो, दूसरा जो वाक़ा उन्होंने हिस्ट्री का बताया कि कदीर खान को अरेस्ट करके, प्रोटेस्ट के चलते अरेस्ट करके उसकी सुनवाई थी सेंट्रल जेल में। उस अंग्रेजी में, हिंदी में सुनवाई कहते हैं, यहाँ तक आप बिल्कुल सही है, लेकिन इसके आगे पर आप बोलिए ना, अब्दुल कादिर की अगर सुनवाई थी तो सुनवाई के दौरान ये जो मॉब पहुंचा हुआ था उसकी क्या मंशा थी? मंशा क्या थी? उस मंशा पे भी तो आइए। उसके पीछे दुकानों को क्यों जलाया गया? क्यों वहां पर जो कश्मीरी हिंदू थे उनका नरसंहार शुरू कर दिया गया था, हत्याएं शुरू हो गई थी? इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। दो तीन बातों का आपने जिक्र किया, मुझे जवाब दीजिए। मंशा ये था कि वो उसके सपोर्ट में जाए और रूलर के खिलाफ प्रोटेस्ट करे कि आप कौन सा रूलर? क्योंकि उनको मुस्लिम रूलर चाहिए था, उनको राजा नहीं चाहिए था, उनको बादशाह चाहिए था। मैं यही बात तो आपसे बार बार पूछ रही हूँ, आप बार बार उसी जगह पे आ रहे हैं। सर मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, आई एम सॉरी, बहुत छोटा सा ब्रेक लूंगी। सर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, आई प्रॉमिस यू। रतन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हो रही है चर्चा रण क्षेत्र में, हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। देशद्रोही उमर अब्दुल्ला है या नहीं है, इसी को तय करना है। रतन तिवारी जी का जल्दी से कमेंट ले लेते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं। रतन जी आपने भी एक खबर देखी होगी, उमर अब्दुल्ला साहब ने दीवार फाड़ दी और संविधान और लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं, और यहां तक कि जलियांवाला बाग से उन्होंने इसको कंपेयर कर दिया है। कांग्रेस का क्या स्टैंड? देखिए, उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो उनकी पार्टी का विषय है, उनकी पार्टी से पूछना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का विषय नहीं है। लेकिन ये प्रोफेसर जी, मैं सुन रहा था कि ये ज्ञान बांट रहे थे, लंबी लंबी बातें कर रहे थे, पंडित नेहरू को नेहरू करके संबोधित कर रहे थे, और इस तरीके से अपनी भाषा को वो व्यक्त कर रहे थे सबके सामने कि ऐसा लग रहा था कि ये नेहरू उससे पहले इस भारत में आए थे, इस भारत को बसाने में, इस भारत को बनाने में, एक बार उनको पूरा कर लेने दीजिए काउंटर, आप लोगों को प्रोफेसर जी का महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन प्रोफेसर जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चैनल पे बैठ के पंडित नेहरू को गाली देते हैं। मत होइए ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए आपने सुना लिया उनको, अब आप मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए, समय बहुत कम होता है। कर लिया ना लावनी जी। ये विषय नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये विषय नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। इस देश में अगर बलिदानियों का अपमान हो
और गद्दारों का सम्मान हो, तो क्या यह विषय कांग्रेस का नहीं है? अरे बिल्कुल, मैं तो वही पूछता हूँ ना, मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से पूछता हूँ। नहीं, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछी हूँ, आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछिएगा। पहले जो मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। गद्दारों का सम्मान और नायकों का अपमान, क्या ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है साहब? यही उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला है, एनडीए को समर्थन दिए थे कि नहीं दिए थे? केंद्र में अटल बिहारी की सरकार बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे? इनके साथ रहेंगे वो ईमानदार हो जाएंगे, अगर इनका साथ छोड़ देंगे तो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे। अरे आप कहां जा रहे हैं? मैं पूछ क्या रही हूँ, आप इसका जवाब नहीं दे रहे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, शहीदी दिवस मनना चाहिए नहीं मनना चाहिए? चलिए और सीधा कर दिया मैंने अपने सवाल को। मैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जो शहीद हुए हैं, शहीदों को हमेशा सम्मान देते हैं। शहीद दिवस मनाना चाहिए। कौन सा शहीदी दिवस? ये वाला शहीदी दिवस जो उमर अब्दुल्ला मना रहे हैं? देखिए ये मैं या फिर बलिदानियों का दिवस, क्योंकि देश के लोग तो इस दिन को काला दिन मानते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इसका मैं निषेध करता हूं, इसका खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन उनकी पार्टी का विषय है, उनके पार्टी के प्रवक्ता इस पे अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस विषय पे बात नहीं करना चाहती। हम तो इसका निषेध कर चुके हैं। इस विषय पे क्यों नहीं बात करना चाहती है? क्योंकि ये धारा 370 के खात्मे को चुनौती है, या हम ये मान लें कि मौन समर्थन आप दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला के इस कदम को? अगर आप कुछ नहीं बोलते इसका मतलब फिर आपका मौन समर्थन है इस पर? नहीं, क्या समर्थन है बताइए ना। हमने सरकार में मंत्रिमंडल में हमने शामिल लिए। अरे कुछ तो कहिए। समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं तो खुलकर बोलिए, समर्थन करते हैं तो खुलकर बोलिए। ये जलेबी क्यों बना रहे हैं आप? लावनी जी, सवाल भाजपा से पूछिए ना, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाने गए थे ये लोग? सवाल इनसे पूछिए। अब्दुल अफजल गुरु को जो अपना हीरो मानती है, मुझे लग रहा है रतन जी समझकर भी मेरे सवाल को ना समझी जैसा जवाब दे रहे हैं। मेरा बड़ा सीधा सा जवाब था। जरा विदुरावल जी और रतन जी को आमने सामने ले लीजिए। लेकिन इनसे आप नहीं पूछेंगे ना कि जिन्ना के मजार पे माथा टेकने क्यों गए थे? आप बिल्कुल नहीं पूछेंगे इनसे। अरे फिर आप आ गए वहीं पर, आप उनसे पूछिए। मैंने कई बार पूछा, और जिन्होंने जिन्ना की मजार पर आप लोग बार-बार ये सवाल करते हैं, उनका राजनीतिक करियर क्या हुआ सबने देखा। पूछूंगा। आइए प्रोफेसर रावल साहब, यही देखिए ना, कसाब को बिरयानी खिलाई गई थी, इस पे झूठा रतन तिवारी नीले आसमान के सारे विषय नहीं, आज के विषय पर बात उन्होंने खुल के बोल दिया। रतन तिवारी आज के विषय पर बात करते हैं। रतन तिवारी आज के विषय पर बात करते हैं। आज के विषय पर नीले आसमान, आप सुंदर लग रहे हैं, पंडित नेहरू आप बहुत सुंदर लग रहे हैं नीले आसमान के नीचे खड़े हुए, लेकिन नीले आसमान के नीचे सारे नेहरू का नाम। लावनी जी प्लीज मुझे कहने दीजिए, मुझसे सवाल पूछे गए हैं, मुझे शर्म की दुहाई दे, आंसर कर सकते हैं, सीधा भी करते हैं, आप काउंटर आंसर कर सकते हैं विदुरावल जी, आप लोग आमने सामने। हाँ रतन तिवारी जी, आपने मुझे शर्म की दुहाई दी, मैंने स्वीकार कर ली। अब मुझे उत्तर देने दीजिए। आपने सवाल पूछे हैं, मुझे बार बार पूछे हैं। देखिए, अरे 2 तारीख क्या देंगे आप? क्या दुहाई देंगे? रतन तिवारी जाने दीजिए। रतन तिवारी मजाक में माथा टेकने क्यों गए थे? खराब मत कीजिए रतन तिवारी जी, डिबेट को मत खराब कीजिए। आप सरकार बनाने क्या करने गए थे? मैं उत्तर कर रहा हूँ। आपने सवाल लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार क्यों बनाए थे? आपने ईमानदारी से सवाल पूछे, मुसलमानों को सौगातें रतन जी मुद्दा ये नहीं है। रतन जी मुद्दे पर आइए, आप मुद्दा नहीं समझ पा रहे। करूंगा मैं मुद्दे में बात करूंगा, लेकिन बताइए ना, होली पे दिवाली पे हिंदुओं को आपने किट क्यों नहीं दिया? होली पे दिवाली पे गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने वाले थे आप लोग, क्यों नहीं दिए? देखिए फिर आप कहां से कहां चले गए रतन जी, हिंदुओं कहां से कहां चले गए? मुद्दा क्या है? आप कहां से कहां चले गए? आज उनकी सीमाएं जो है वो सीमाएं जो है, आज आकाश उनकी सीमा है, नीले आसमान के नीचे खड़े। मुझे उत्तर करने दीजिए। देखिए 2 तारीखें, जल्दी उत्तर कीजिए। एक है 13 जुलाई और एक है 26 अक्टूबर। ये 2 तारीखें जो हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी सुंदर तरीके से भारत पर शासन करने वाली सरकारों की प्राथमिकताओं को बहुत सुंदर तरीके से उजागर करती है। आज तक 2019 तक, जब तक 370 नाम का वो कलंक जो है कश्मीर के सिर पर लगा हुआ था, वो जब तक नहीं हटा था, तब तक जो है 13 जुलाई जैसी तारीख को हर साल ये लोग मनाया करते थे। वो 13 जुलाई कौन सी तारीख थी? भारत के खिलाफ अलगाववाद का बिगुल बजाने वाली तारीख थी, 13 जुलाई 1931। लेकिन एक तारीख छुपाई हुई थी, और वो तारीख थी 26 अक्टूबर 1947, जिस दिन भारत का विलय हुआ था। 2019 के बाद से ही, 370 हटने के बाद से ही, हर साल जो है विलय दिवस के रूप में जो है पूरे कश्मीर के अंदर पूरे धूमधाम से 26 अक्टूबर का दिन मनाया जाता है। अब ये 26 अक्टूबर का दिन एक और चीज याद करवाता है। ये 26 अक्टूबर की बजाय 15 अगस्त भी हो सकता था, उससे भी पहले का हो सकता था। लेकिन किस प्रकार से नेहरू जी की जिद थी
जिनको ये मुझसे पता नहीं नेहरू शब्द से क्यों चिड़ मची, मुझे नहीं पता, खैर मैं सीधा विषय पर आऊं। नेहरू की जिद थी कि उनके दोस्त शेख अब्दुल्ला को, जो कि 20 मई 1946 से जेल में बंद थे, और जेल में क्यों बंद थे? क्योंकि उन्होंने जिहाद की कॉल की थी, डोगराओं के खिलाफ जिहाद करने के लिए, इसलिए जेल में बंद किए हुए थे। उनकी जिद ये थी कि पहले उस शेख अब्दुल्ला को बाहर निकालो, उसको कश्मीर का सारा एडमिनिस्ट्रेशन दो, जिसको ये निजाम कह रहे हैं, कोई इलेक्शन की बात नहीं थी। शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का मालिक बनाओ, उसके बाद उसको विलय, शेख अब्दुल्ला साइन करे उस पर, विलय के कागज पर राजा हरि सिंह नहीं, जेल में बैठा शेख अब्दुल्ला करे। इसलिए 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 महीने विलय को टाला गया, और बाद में इतिहासकारों ने बड़ी सुंदर तरीके से यह राजा हरि सिंह के सिर मर दिया कि वो जो है कश्मीर को अलग, यानी इसके पीछे की पटकथा में कोई और था, लेकिन विलेन नीरा मिश्रा जी, क्योंकि आप इतिहासकार हैं, देखिए इतिहास को कई तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आज की तारीख में मुझे लगता है कि बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे भी नहीं, आज की युवा पीढ़ी से अगर आप पूछ लीजिए कि ये हुआ क्या था 1931 को, तो उन्हें पता ही नहीं होगा। उन्हें चर्चा, मतलब कभी चर्चा भी नहीं होती इस जिक्र की, बस उनको ये पता है कि हाँ शहीदी दिवस मनता है, भाई शहीदों को याद किया जाता है, लेकिन वो कौन थे, वो शहीद थे या नहीं थे, वो बलिदानी देश के लिए हुए थे या उन्होंने जिहाद शुरू किया था, इससे कोई लेना देना इसलिए नहीं था क्योंकि कभी ये सवाल बताया ही नहीं गया, उठाया ही नहीं गया, क्योंकि इतिहास में इसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब एक बार बार ये कहा जा रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बात कही कि आप देखिए इसको आप जलियांवाला बाग से उन्होंने कंपेयर कर दिया, तो किसी ने भी इस पर यह सवाल नहीं पूछा कि जलियांवाला बाग से इसको आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जिनकी जाने गई थी अंग्रेजों के दमन के खिलाफ इन्होंने, यानी वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने सीने पर गोली खा ली थी। ये लोग कौन थे, ये कौन से ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे? अभी अहमद साहब ने कहा कि अरे वो तो डोगरास, वो तो ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे, उन्होंने एक तरह से उनके खिलाफ ही आवाज बुलंद की थी, तो ये हम कान इधर से नहीं पकड़ सकते ना, हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं। ये कौन से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे? ये जो 22 जिहादी अगर मारे जाते हैं तो कौन सी लड़ाई थी? नीरा जी, सबसे पहले तो आपके किसी वक्ता ने एक बात कही, वो बहुत ही गलत बात कही है कि कश्मीर भारत का अंग नहीं था। भारत का अंग पूरा क्या बात कर रहे हो? 1931 में कौन सा बंद? अरे क्या हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप? हाँ, भारत के टुकड़े अंग्रेजों ने करा, चाहे वो नेपाल हो, यू आर मिसलीडिंग द होल नेशन, यू मस्ट गो एंड स्टडी द हिस्ट्री। आप मेहरबानी करके हिस्ट्री पढ़ के आइए, कश्मीर मेरा दिमाग मत खराब करिए ये हिस्ट्री सुना के। आप 1931 में कश्मीर में अंग्रेजों का मामला नहीं था। शारदा पीस कश्मीर का था, शारदा पीस ये सारा भारत। अरे आप क्या हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, क्या सुना रहे हो? ये हमारे लिए इंसल्ट है कि आपकी ये हिस्ट्री, हमारे लिए पूरी बात कह रहे हो, ये कोई हिस्ट्री नहीं है। आप कह रहे हो कि 31 में कश्मीर अलग नहीं था। 31 में कौन सा कश्मीर हिंदुस्तान के साथ था? वो तो 47 में एक्सेशन हो गई। आप क्या सुनेंगे? आप कुछ बोल क्या रहे हो? आप बोल क्या रहे हो? हम क्या सुनेंगे आपका? आप बोल क्या रहे हो जो हम सुनेंगे? आप कह रहे हो कि 1931 में कश्मीर अलग नहीं था, वो हिंदुस्तान के साथ था, हिंदुस्तान खुद अंग्रेजों के साथ था। क्या बात को कौन सी हिस्ट्री आप बता रहे हो? आप हिस्ट्री बता रही हो, आपको हिस्ट्री, जब अंग्रेज यहाँ आए थे हमारा भारत, मैं ऐसी हिस्ट्री सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि ये हिस्ट्री ही नहीं है कोई जो बता रहा है। लेकिन अलग अलग, अरे क्या बात कर रहे हो? द्वापर युग में तो कृष्ण भगवान ने, मैं कह रहा हूँ ये कोई हिस्ट्री नहीं है जो आप बता रहे हो। आप किसी हिस्ट्री जानकार से बात करिए या हिस्ट्री पढ़ के आइए। अरे बाबा हिस्टोरियन है अहमद साहब, वो खुद हिस्टोरियन है। अब आप लोगों को एक्चुअली भारत खंडे जम्बूद्वीप है ये आपको समझ में ही नहीं आता, इसका जो तात्पर्य है आपको समझ में ही नहीं आता, इसीलिए अभी भी आप कहेंगे कि वो भारत का हिस्सा नहीं था। जल्दी से जरा समाप्त करेंगे सुरेंद्र स्वामी जी के साथ। सुरेंद्र स्वामी जी, हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे, और मैं अभी से बोल रही हूं कि अहमद अयाज साहब आपको भी आमंत्रण दूंगी और हिस्टोरियंस को भी, नीना मिश्रा जी भी, और भी हिस्टोरियंस रहेंगे। ये बड़ा हास्यास्पद हो जाता है सुरेंद्र स्वामी जी जब अहमद अयाज जैसे राजनीतिक विश्लेषक या हिस्टोरियन की ये कहते हैं कि अरे वो तो हिस्सा ही नहीं था भारत का।
ये भारत खंडे जम्बू द्वीपे मतलब हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, कब से सुनते आ रहे हैं, कहां कहां भारत की नींव पहुंची हुई थी, इनको कोई मतलब नहीं है इससे। जल्दी से सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं, देखिए ऐसा है ना, जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक रेडिकल मुस्लिम्स हैं पूरे देश में, और उसमें कश्मीर में और भी ज्यादा है। और ये जो बात कह रहे हैं, वो बात करें इस्लाम से आगे तो 1400 साल से पहले तो आगे देखेंगे ही नहीं। ये इस इतिहास को नहीं पढ़ेंगे कि कश्मीर को कश्यप की भूमि और शिव की भूमि कहते हैं। चलिए, कश्मीर को कश्यप की भूमि और शिव की भूमि कहते हैं, ये शायद ही नहीं पढ़ेंगे। और यही वजह है कि आज भी कश्मीर और कश्मीर की अस्मिता पर प्रहार करने के लिए गाहे बगाहे ये उमर अब्दुल्ला जैसे लोग सामने आते हैं और संविधान का हवाला देकर संविधान पर ही प्रहार करते हैं। तस्वीरें बड़ी थी, इसलिए विश्लेषण और आकलन भी जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।